सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन द फ्रांस। यानी कि फ्रांस में जो प्रोटेस्ट हुआ था, रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट हुआ था, वो उसके क्या कारण थे, क्या ऐसे हालात आप बन गए थे जिसकी वजह से ऐसा प्रोटेस्ट हुआ था। तो जो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है। व्हेन किंग लुइस 16th वाज अपॉइंटेड एज द न्यू किंग। सो जब किंग लुइस 16th को नया राजा बनाया गया था, ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। तो जो खजाना था, राज्य का खजाना, तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। एंड देश का खजाना एंड लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांसिस। और जो लंबे समय से युद्ध चल रहे थे उसकी वजह से भी जो युद्ध जब चलते हैं तो डेफिनेटली कंट्री के जो रिसोर्सेज होते हैं, जो फाइनेंशियल, दोनों तरफ से ड्रेन होता है। तो ऑन टॉप ऑफ दिस देयर वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द एन एक्स्ट्रा वैगेंट कोर्ट एट द पैलेस ऑफ वर्साइल्स। और जो राजा होते हैं यूजली उनके एक तरह का न्यायपालिका चलती है न्याय दिलाने के लिए लोगों को, तो ये उसका अलग खर्चा और थे। सो द फ्रांस हैड हेल्प द 13th अमेरिकन कॉलोनीज गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर कॉमन एनिमी ब्रिटेन। और साथ में फ्रांस ने हेल्प की थी किसको, अमेरिकन्स को, उनको आज़ादी दिलाने के लिए। किससे? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन ने अमेरिकन को भी नहीं छोड़ा था। द वॉर एडेड मोर देन अ बिलियन स्लेव्स टू डेप्ट। और इस जो युद्ध था उसकी वजह से पैसा तो पैसा ही गया, साथ साथ में लोगों की जान भी गई थी। जो उसका बोझ था वो अलग से था। और जो उधार देने वाले लोग थे, जो उधार देते थे, उन्होंने 10% और इंक्रीज़ कर दिया लोन पे, और 10% लेना स्टार्ट कर दिया लोन पे। सो सो द फ्रांस गवर्नमेंट हैड टू स्पेंड इंक्रीजिंग ए परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। तो यानी कि जो 10 पर जो बजट है उसका उसका उसमें से कुछ हिस्सा आप किसको देने लग गए, वो इंटरेस्ट में ही जाने लग गया। उनका पैसा, जो बजट का पैसा था देश के लिए लगना था, वो इंटरेस्ट में जा रहा है क्योंकि उन्होंने लोन ले रखा था। टू मीट दिस इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मीज, द कोर्ट, द गवर्नमेंटल ऑफिसेज, यूनिवर्सिटी इंक्रीजिंग बिकमिंग डिफ़िकल्टी। और जो देश में ये जैसे कि आर्मीज़ की सैलरीज करना, कवर करना और सैलरी देना, या फिर कोर्ट चलाना, गवर्नमेंट ऑफिसेज चलाना, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल चलाना, सब मुश्किल हो चुका था। राइजिंग टैक्सेस डिड नॉट सफेस। और टैक्स बढ़ाना इनकी जो ये मुसीबत थी उसको ख़त्म नहीं कर सकता था। बिकॉज द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट, ओनली द थर्ड स्टेट हैड टू पे द टैक्सेस। क्योंकि टैक्सेस में वन थर्ड सोसाइटी ओनली टैक्स भरती थी, थर्ड स्टेट ही टैक्स भरता था। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट डिड नॉट पे एनी टैक्सेस। तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट था वो टैक्स नहीं देता था। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस वाज आल्सो ग्रोइंग मैसिवली। और पॉपुलेशन भी जल्दी बढ़ती जा रही थी, और जिसकी वजह से जो फूड की डिमांड थी वो भी डेफिनेटली बढ़ेगी। तो this led to the rapid increase in the demand for the food grains, and population production of the grain could not keep pace with demand। और क्योंकि अब जो प्रोडक्शन था अनाज की वो भी अब नहीं बढ़ पा रही थी डिमांड के साथ। सो द प्राइस ऑफ द ब्रेड विच वाज स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। और जो ब्रेड का प्राइस था वो डेफिनेटली बढ़ना स्टार्ट हो गया था क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा था अनाज का, ग्रेन्स का। एंड मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज अ लेबर इन वर्कशॉप्स। और जो वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉय किया करते थे कंपनी में, वो आज के समय में लेबर की तरह काम कर रहे हैं वर्कशॉप्स में। हु ऑनर फिक्स्ड, जिसमें ऑनर फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि मालिक होते हैं। एंड देयर वेक्स, सो हुज ऑनर फिक्स देयर वेक्स, यानी कि उनके जो महीने का या फिर जो दिन का वो होता है, हमारा दिहाड़ी होती है, वो फिक्स कर रखी थी उन ओनर्स ने। बट द वेक्स डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही थी, लेकिन जो महंगाई तो बढ़ रही है साथ में, लेकिन जो लोगों की कमाई है वो नहीं बढ़ रही थी। सो द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर वाइड है, और जिसकी वजह से अमीर होता गया और गरीब होता गया। सो ऑल दीज फैक्टर्स लेड टू द आउटब्रेक्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन।
और जो ये सब चीज़ें हुई उसकी वजह से क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ फ्रांस में। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिट फ्रॉम द रेवोल्यूशन, कौन सी सोसाइटी को फ़ायदा हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन से, एंड विच ग्रुप वर फोर्स टू रीलिंक्यूज पावर, और किस ग्रुप को किस ग्रुप को अपने जो रेलिंक्यूज यानी कि पावर को त्यागना पड़ा था, एंड विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम्स ऑफ द रेवोल्यूशन, और जो रेवोल्यूशन के बाद जो रिजल्ट आया यानी कि जो उसका परिणाम आया उससे कौन सी सोसाइटी फ्रांस की खुश नहीं थी, डिसअपॉइंटेड थी। तो फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट एज आई टोल्ड यू बिफोर। जो थर्ड सोसाइटी थी उसको बेनिफिट हुआ सबसे ज़्यादा, द थर्ड जो स्टेट था उस सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ। द थर्ड स्टेट कंसिस्ट ऑफ अ peasants, artisans and small peasants, landless labor, servant, big businessmen and merchants, court officials, lawyers, etc. ठीक है, and the group that were forced to relinquish power were the people belonging to the first and second state. और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट में लोग थे उनको उनसे अधिकार छीन लिए गए, एंड दीज पीपल हैड एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ, क्योंकि इन लोगों को शुरू से ही बचपन से ही जब से पैदा हुए इन्हें बहुत फ़ायदा मिला है, ना तो टैक्स भरना पड़ता था। सो विद द रेवोल्यूशन द पीपल इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट लॉस देयर प्रिविलेज। तो रेवोल्यूशन की वजह से जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे उनको जो अधिकार दिए जाते थे उनको पूरी तरह से छीन लिए गए, एंड बिकॉज इनइक्वालिटीज वाज वन ऑफ द रूट कॉज ऑफ द रेवोल्यूशन। सो जो एक सबसे बड़ा कारण था रेवोल्यूशन को वो क्या था, इनइक्वालिटीज़, क्योंकि जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे उनको ही टैक्स भरना पड़ता था और फर्स्ट और सेकंड वालों को फुल मौज थी। सो हर उनको प्रिविलेज दिया जाता था जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रिविलेज था, ओवरवेल्म थे रेवोल्यूशन से पहले। सो वन ऑफ द सो द सोसाइटी द रेवोल्यूशन ट्राई टू ब्रिंग द इक्वालिटीज़ टू द सोसाइटी। तो जो ये वन स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड जो थर्ड स्टेट था, जो ये इनइक्वालिटीज़ थी रेवोल्यूशन के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, और सबको टैक्स भरना मतलब सबको टैक्स देना स्टार्ट हो गया, यानी कि सबको टैक्स देना है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट और सेकंड को टैक्स नहीं दे सकते, थर्ड वाले देते थे पहले। तो अब तीनों स्टेट को टैक्स देना पड़ेगा, जो सारे रूल्स है रेगुलेशन है सबके लिए सेम है, तो इक्वालिटीज़ आ गई इस रेवोल्यूशन के बाद। ठीक है, सो अब आता है हमारा डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 1920 एंड 20th सेंचुरीज। तो जो लेगेसी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की 19th और 20th सेंचुरीज के लिए, वो उसको डिस्क्राइब करना है आपको। सो द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी कि जो डेमोक्रेटिक राइट्स आया था, जो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से स्टार्ट हुआ था, डेमोक्रेटिक राइट्स, एंड दीज स्प्रेड्स फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वेयर द फ्यूडल सिस्टम वर एबोलिश्ड। तो जहाँ पहले ये फ्रांस रेवोल्यूशन से जब लोगों में इक्वालिटीज़ आ गई और जहाँ डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई फ्रेंच से, ये फ्रेंच से पूरे यूरोप में फैल गई और 19th सेंचुरी में। और जो फ्यूडल सिस्टम था, अब ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है हमारा, सो कहाँ थे हम, सो वेयर द फ्यूडल सिस्टम वर अबॉलिश्ड। तो जो फ्यूडल सिस्टम था यानी कि डेमोक्रेसी आने के बाद जो फ्यूडल सिस्टम, जहाँ लोगों द्वारा गवर्नमेंट नहीं चुनी जाती थी, एंड यानी कि लोगों द्वारा चुनाव नहीं होता था, अब वो स्टार्ट हो चुका था यूरोप कंट्रीज़ में भी। एंड कहाँ थे हम, या सो colonized peoples reworked their idea of the freedom from bondage into their movement to create sovereign nation state. And Tipu Sultan and Ram Mohan Roy are two examples of the individual who responded to the ideas of originating from the revolutionary system. और इवन टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय
लोगों ने भी इस जो ये आइडिया रेवोल्यूशनरी फ्रांस से जो आइडिया आया था डेमोक्रेसी का, इसे उन्होंने भी सराहा था। ठीक है, उन्होंने भी इसकी तारीफ़ की थी, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे इंडिया कंट्री में भी आ गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो जस्ट द गाइज, so these are the solutions answer questions of first chapter. So ये first 3 questions है, and we'll see you in the next video for the rest of the questions. Till then, bye bye.